नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल योयो बायो, चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बच्चों, इस लेक्चर से पहले हम लोग ने इस चैप्टर के ऑलरेडी 6 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें से पहले 5 लेक्चर में हम लोग ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स। सो द पैटर्न्स इन बायोडाइवर्सिटी। बच्चों, पहले कैसे हुआ करता था ना, बायोडाइवर्सिटी जैसा कि हम बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी यानी वेराइटी, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, वेराइटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप है, बर्ड्स के टाइप है, एम्फीबियंस के टाइप से, फिशेस के टाइप से, इतने सारे वेराइटी हैं। अब पहले ये सारे वेराइटी को कौन कंट्रोल किया करता था? कुदरत। अब इन वेराइटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? मैं नहीं, हम सब, इंसान। सो यहां पॉइंट ये बनता है, प्रीवियसली biodiversity was under the control of nature, and now this biodiversity is manipulated by humans. अब कुदरती तौर पे ये बायोडाइवर्सिटी कैसे बदलता है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इसको समझने के लिए हमको पृथ्वी का भविष्य पढ़ना पड़ेगा। भविष्य पढ़ना आता है? जैसे हम हाथ पढ़ते हैं ना, हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं, वैसे पृथ्वी की रेखाएं पढ़ेंगे हम बेटा। पृथ्वी में 2 तरह की रेखाएं होती हैं, ओके। एक तुमने देखा होगा, यूं जाती है सब, यूं। इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। सर एटीट्यूड, एटीट्यूड नहीं रे, घमंड नहीं करने का लाइफ में, लैटिट्यूड। अच्छा, दूसरी रेखाएं तुमने देखी ऐसे जाती हैं, लंबी लंबी, विच इज रनिंग अलोंग द लेंथ, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूड। अब शुरू करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, विच इज लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। अब इसमें बेटा ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। स्कूल में कैसे हमको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड मिलता था, सो फर्क क्रिएट करता था ना बच्चों के क्वालिटीज में, उनके एकेडमिकल परफॉर्मेंस में बेटा। सो ग्रेडियंट का मतलब होता है फर्क। अब लैटिट्यूड के हिसाब से अगर हम लोग प्राणी की प्रजाति में फर्क देखेंगे तो हम ये गौर करते हैं कि इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो बायोडाइवर्सिटी कम होते जाता है। सो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का पॉइंट हमको ये सिखाता है कि अगर हम लोग इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल या तो फिर साउथ पोल की तरफ जाएंगे ना, सो बायोडाइवर्सिटी कम होते जाएगा। सो एज वी ट्रैवल फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। ये पहला पॉइंट अच्छे से याद रख लो। दूसरा पॉइंट ये याद रखो कि ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिक्स में, द क्लाइमेट इज मोर स्टेबल। The climate is more stable than temperate area. ट्रॉपिकल एरिया में कैसे ना, वातावरण की सारी जो कंडीशंस है वो स्थिर रहती हैं, बैलेंस रहती हैं, इतना उनमें बदलाव नहीं आता है। टेम्परेट एरिया में वातावरण, क्लाइमेट बदलते रहता है बेटा। अच्छा, ट्रॉपिकल एरिया कैसा है? पृथ्वी का बीच वाला जोन, ओके, द मिडल जोन। और टेम्परेट यानी उसके आजू बाजू वाला जोन बेटा, फिर आता है पोलार वाला हिस्सा, बर्फ वाला हिस्सा। अब टेम्परेट में कंडीशंस बदलती रहती हैं, इसलिए टेम्परेट में अगर वातावरण इतना बदलेगा तो प्राणी वहां रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि हर प्राणी स्थिर वातावरण में रहना चाहेगा जहां वो अच्छे से एडजस्ट हो पावे बेटा। ओके, सो ये पॉइंट याद रखना है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल में मेरे सेकेंड लेक्चर में सिखाया था बेटा, तो अगर आप इस चैनल पर अभी अभी आए हैं तो सेकेंड लेक्चर का बेसिक्स देख कर आओ बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है अल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट। अल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट। सर अल्टीट्यूड का मतलब क्या? बहुत आसान है बेटा। अल्टीट्यूड का मतलब होता है दी हाइट फ्रॉम
MSL। सर व्हाट इज MSL? बता रहे रे, शांति रख। MSL इज मीन सी लेवल। ओके, समुद्र का जो एवरेज लेवल है ना, उसके ऊपर जितनी ऊंचाई होती है उसको हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। अब अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट में हमको ये याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी is more at low altitude and biodiversity is high, rather okay, not high, biodiversity is high or more, एक ही हुआ ना बेटा, तो कवर हो गया। biodiversity is less at high altitude। अब यहाँ ना रिश्ता उल्टा है। ओके, सो अल्टीट्यूड बढ़ेगा ना तो बायोडाइवर्सिटी कम है, और अल्टीट्यूड कम होएगा तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। ऐसा क्यों? बिकॉज हाई अल्टीट्यूड में क्या होता है, क्लाइमेट कीप्स चेंजिंग। एट हाई अल्टीट्यूड द क्लाइमेट कीप्स चेंजिंग, सो द क्लाइमेट चेंजेस, वहां क्लाइमेट बदलते रहता है, इसलिए वहां पर बायोडाइवर्सिटी कम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम। अब किसी भी कम्युनिटी को हम स्टेबल कम्युनिटी कब बोलेंगे? एक कम्युनिटी स्टेबल कब होगा बेटा? जब उसका एवरेज बायोमास प्रोडक्शन, जब उसका एवरेज बायोमास रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। जैसे हमारे आजू बाजू में कौन कौन रह रहा है? डॉग्स का पॉपुलेशन है, 10-15 डॉग्स है। ओके, कैट्स का पॉपुलेशन है, 15-20 कैट्स है। बर्ड्स का पॉपुलेशन है, बटरफ्लाई का पॉपुलेशन है, और हमारा इंसानों का पॉपुलेशन है। सो हम सब तरह तरह के स्पीशीज का जो पॉपुलेशन है, जो साथ में मिलकर एक ही एरिया में रहता है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। और एक कम्युनिटी स्टेबल कब होगा बेटा? एक कम्युनिटी स्टेबल तभी रहता है जब उसका एवरेज बायोमास कांस्टेंट रहता है, उसका एवरेज बायोमास बदलता नहीं है। अब there was this fellow called as डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन नाम के महारथी ने एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया बेटा? What did he notice in his experiment? He noticed in his experiment that कि अगर स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है, स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है, या तो बोलो अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, so when the species richness is more or when the species diversity is more, so ऐसे टाइम पे उस कम्युनिटी का बायोमास हमेशा कांस्टेंट रहता है, इतना फ्लक्चुएट, इतना बदलता नहीं है। यानी समझो अगर मेरे पर्यावरण में तरह तरह के प्राणी है, ढेर सारे प्राणी की वेराइटी है, स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है, वेराइटी बहुत ज्यादा है, सो उसका बायोमास ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, उसका एवरेज बायोमास हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इस तरह का कम्युनिटी हमेशा स्टेबल रहता है। इसको डेविड टिलमैन ने नाम दिया था प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, ये याद रख ले बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में इस तरह के 3 पाई चार्ट दिए बेटा। ओके, जहां पर पहले पाई चार्ट में नोन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाया, फिर उसके बाद नोन स्पीशीज ऑफ एनिमल दिखाया बेटा, उसके बाद हमको दिखाया नोन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। अब नॉन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में सारे ऑर्गेनिज्म का टोटल अगर मैं काउंट करूं, so it is 1,80,000 roughly। नेक्स्ट, नॉन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स में अगर मैं काउंट करूं, सो द टोटल इज 13,15,378। फिर इसमें 2 तरह के बेटा, इसमें वर्टिब्रेट्स भी हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी है। वर्टिब्रेट्स इज
58,498, 12,56,880, and here 2,87,655 रफली। ओके अच्छा, अब बच्चों सबसे पहले ना ये वैल्यूज हमको बाय हार्ट कर लेना है। ओके फिर उसके बाद हम पाई चार्ट के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ओके अब पाई चार्ट में, इस वाले पाई चार्ट में सारे ऑर्गेनिजम्स में से अगर हम लोग देखें तो शुरुआत का जो कम ऑर्गेनिज्म दिखा है ना, दैट इज कौन बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। उसके बाद जो दिखा है ना वो सब के सब कौन है? वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद जो आ रहे हैं वो है फंगाई। फंगाई के बाद आ रहे हैं प्लांट्स और लास्ट में आ रहे हैं एनिमल्स। तो जैसा कि तुम देख सकते हो इस पाई चार्ट में क्लियरली दिखाया है कि एनिमल्स की तादाद काफी ज्यादा है बेटा। ओके सेकंड हाईएस्ट है प्लांट्स, और उसके बाद फंगस, फिर प्रोटिस्टा और फिर यू बैक्टीरिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एनिमल्स को है ना याद रखने के लिए हम लोग सबसे पहले याद रखेंगे एक शॉर्टकट जिसको बोलेंगे परम। परम पूज्य श्री बाबा, परम पूज्य श्री देवी देवता, ऐसा बोलते हैं ना परम, वैसे याद रखो। अब यहाँ शुरुआत में परम में पी से आ रहे हैं पाइसिस। पाइसिस यानी फिश। अच्छा फिर ए से तुम लोग लोगे बेटा एम्फीबिया, आर से रेप्टाइल्स, फिर नेक्स्ट ए से आता है एव्स। एव्स का यानी मीनिंग क्या है? बर्ड्स। फिर एम से मैमल्स बेटा। ओके सो यहाँ परम खत्म हो जाता है। अच्छा परम के बाद ना दो दो के सीक्वेंस में याद रखो। सबसे पहले चालू होगा क्रस्टासियंस, फिर उसके बाद एकाइनोडर्मेटा, इसको हम एकाइनोडर्म्स लिखेंगे बेटा। सो क्रस्टासियंस और एकाइनोडर्म्स ये दो के सीक्वेंस में याद रखो। फिर नेक्स्ट दो फाइलम, सबसे पहला फाइलम क्या पढ़ा था? पॉरीफेरा ना बेटा, सो उसका मेंबर स्पॉन्जेस। उसके बाद निडेरिया, सो स्पॉन्जेस और निडेरिया साथ में याद रखो बेटा। ओके राइट। अच्छा नेक्स्ट कम्स रोटीफर्स, और रोटीफर्स के बाद आते हैं फ्लैटवर्म्स। ओके तो दो दो याद रखो, क्रस्टासियंस और एकाइनोडर्म्स, स्पॉन्जेस और निडेरिया, रोटीफर्स और फ्लैटवर्म्स। स्पॉन्जेस इज नथिंग बट इट इज पॉरीफेरा बेटा, पी लिख के रखता हूं यहाँ पे। इसके बाद मनाई याद रखो, MANAI, अंदर आने के लिए मनाई है यानी मना किया है बेटा। एम से मोलुस्का। ओके फिर नेक्स्ट ए से एनिलिडा, तो एम हो गया, ए हो गया, फिर एन से मनाई ना, चलो पूरा लिख लेते बेटा। ओके ये अपना नेक्स्ट शॉर्टकट है। अब एन से होगा नीमाटोड, तो नीमाटोड वर्म्स। फिर ए से होगा एराकनीडा, एराकनिड्स, और लास्ट में होंगे इंसेक्ट्स। ओके अब इंसेक्ट से हमको ये पता चलता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम एंड मोलुस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। मोलुस्का के बाद में मनाई याद रखो, फिर परम याद रखो, यहाँ पे ये दो दो के सीक्वेंस में याद रखो, आसान हो जाएगा बायो। आगे बढ़ते बेटा। फिर यहाँ प्लांट्स में नीचे की तरफ ना डाइकॉट प्लांट्स है which belongs to category of flowering plants। हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं फ्लावरिंग पी यानी फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर ऊपर की तरफ मोनोकॉट्स हैं। मोनोकॉट्स आर आल्सो बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज मॉसेस। मॉसेस के बाद फर्न्स और लास्ट में आते हैं कॉनिफर्स। ओके बेटा, सो डाइकॉट, मोनोकॉट, मॉसेस,
बाद में फर्न्स और कॉनिफर्स बेटा। सो इस तरह से इसको अच्छे से याद रख लो। अब बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो पाई चार्ट है ना वो अलग है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नीट पॉइंट ऑफ व्यू, इतना डिटेलिंग नहीं याद रखना है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट याद रखना। एनसीईआरटी में नीट पॉइंट ऑफ व्यू पहला पाई चार्ट उसका गुरु मंत्र है IOMC। रिमेंबर, इंटेलिजेंस ऑफ माय कंट्री, इंटेलिजेंस ऑफ माय कंट्री। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पहला पाई चार्ट हमको क्या बोलता है कि इनवर्टिब्रेट्स सबसे ज्यादा है, फिर अदर एनिमल्स आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स फिर अदर एनिमल्स, फिर एम से क्या होगा मोलुस्का, फिर मोलुस्का आता है बेटा, फिर सी से क्या आता है क्रस्टासियंस। याद रखना, इंटेलिजेंस ऑफ माय कंट्री। अच्छा, उसके बाद एनसीईआरटी बात करता है परम की। अब परम में खाली दोनों ए को बदल दे बेटा, यानी सबसे ज्यादा होती है मछलियां पाइसेस, उसके बाद बर्ड्स यानी एव्स, फिर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद एम्फीबियंस और एम्फीबियंस के बाद मैमल्स। ओके। अच्छा, फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तीसरा पाई चार्ट दिया है उसका शॉर्टकट याद रखो, अवस्थी। अवस्थी यानी तुम्हारा टीचर, मैं अवस्थी सर। अवस्थी सर फनी आदमी है, मस्त फनी लेक्चर्स लेता है। ओके। अब यहाँ का ट्रिक कैसा बनता है, ए यानी अवस्थी, ए यानी एंजियोस्पर्म्स, सो सबसे ज्यादा होते हैं एंजियोस्पर्म। फिर एफ से क्या लोगे बेटा, फनी आदमी ना, तो फंगाई। सो नेक्स्ट आता है फंगाई, फिर फंगाई के बाद एल्गे, फिर एल्गे के बाद एम से मॉसेस, मॉसेस के बाद फर्न और फर्न के बाद लाइकेन। ओके। सो एटलीस्ट ये 3 पैटर्न अच्छे से दिमाग में बैठा लो बेटा। ओके। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिए। अच्छा, अब एक लास्ट छोटा सा पार्ट है बेटा, मैं एक सेक्शन रब कर देता हूँ, ये कॉर्नर वाला। ओके, ये छोटा सा पार्ट कर लेते हैं, फिर ये लेक्चर स्टॉप कर देंगे बेटा, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है ना वो अपने आप में थोड़ा डिटेल्ड है, तो मैं उसके लिए सेपरेट लेक्चर ले लूंगा बेटा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट हमको ये सिखाता है कि इस पाई चार्ट में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये पाई चार्ट में ना मोनेरा को कोई जगह नहीं दिया है, खास करके मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स को। तो यहाँ देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे, प्रोकैरियोट्स कैन नॉट बी फाउंड इन द अबव पाई चार्ट। बराबर बेटा, क्यों? उसका 2 रीजन है बेटा। रीजन नंबर 1, बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू कल्टिवेट अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। लेबोरेटरी कंडीशंस में उनको कल्टिवेट करना बहुत मुश्किल है बेटा। नेक्स्ट रीजन ये है, the conventional taxonomic studies is not sufficient for them। हमारी जो टैक्सोनॉमिक स्टडी है उनको आइडेंटिफाई करने की, उनका नामकरण करने की, उनको क्लासिफाई करने की, वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में इतने तरह तरह के जीव जंतु है, इतने तरह तरह के जर्म्स है, इट बिकम्स डिफिकल्ट। इसलिए प्रोकैरियोट्स को इस पाई चार्ट में कोई जगह नहीं दी है। अच्छा, उसके अलावा अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो तुमको याद रखना है बेटा फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फर्स्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट यू विल रिमेंबर इज, महाराष्ट्र के अंबोली घाट में देखो इतना वेराइटी है ना प्राणियों का कि कई बार कितना कंफ्यूजन हो जाता है। महाराष्ट्र के अंबोली घाट में, अंबोली, कौन सा घाट? अंबोली घाट में। ओके, वहां पर ना एक छिपकली है बेटा। ओके, एक छिपकली को मिस आइडेंटिफाई कर दिया।
सो वहां एक बहुत रेयर छिपकली डिस्कवर की गई थी, तो उनको पता चला कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर छिपकली है बेटा। ओके, उस छिपकली का नाम रखा ये लोग ने हेमीडेक्टाइलस ब्रुकाई, हेमीडेक्टाइलस ब्रुकाई। फिर बाद में पता चला कि ये छिपकली हेमीडेक्टाइलस ब्रुकाई है ही नहीं, फिर उसका नाम बदला गया बेटा और उसका नया नाम रखा गया हेमीडेक्टाइलस वरदगिरी। इसका नाम वरदगिरी रखा आफ्टर डॉक्टर वरदगिरी। इनके सम्मान में इनका नाम रखा गया। डॉक्टर वरदगिरी एक बहुत ही जाने माने हर्पेटोलॉजिस्ट है। हर्पेटोलॉजिस्ट वो होता है जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं बेटा। सो जाने माने हर्पेटोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट है। ओके, तो शुरुआत में लोगों को लगा कि ये छिपकली हेमीडेक्टाइलस ब्रुकाई है, पर बाद में पता चला कि नहीं, ये इस वेराइटी की नहीं है, ये एक नई छिपकली है जिसका नाम रखा है वरदगिरी आफ्टर द हर्पेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वरदगिरी। और इन्होंने इस छिपकली को पहचाना तो कौन से पॉइंट्स के आधार पे? इन्होंने इस छिपकली का पूरा डीएनए प्रोफाइलिंग किया बेटा। ओके, इस लिजर्ड का डीएनए प्रोफाइलिंग किया, उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया, और on the basis of number of glands and scales which are present on the legs of this lizard, उसके पैर पे कितने ग्लैंड्स है, कितने स्केल्स है, और उसके डीएनए का क्या मेकअप है, उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा इंफॉर्मेशन निकाला, और फिर वो इस निष्कर्ष पर आए कि ये हेमीडेक्टाइलस ब्रुकाई नहीं है, ये एक नया वेराइटी है, और फिर अपने नाम से उसको संबोधित कर दिए। ओके, सो दैट इज नाउ नेम्ड एज हेमीडेक्टाइलस वरदगिरी। तो इतना तुमको याद रखना बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। डन? ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ओके, इतने इंफॉर्मेशन जो सिखाए उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आने वाले लेक्चर में ढेर 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 सारा इंफॉर्मेशन और आने वाला है बेटा। ओके, मन लगा के पढ़ो, कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू बेटा।